दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 26 है। आज हम इसको पढ़ेंगे। ये फ्रैन प्रिचट की वेबसाइट पे इसके बारे में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। 1858 में गालिब साहब ने किसी अपने दोस्त को ख़त लिखा था। उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है कि आई नेवर केप्ट माई पोइट्री विद मी। वो कहते हैं कि मैं अपनी जो शायरी है वो अपने साथ मैंने कभी रखी नहीं, उसके मैनuscripts। नवाब ज़ियाउद्दीन खान एंड नवाब हुसैन मिर्ज़ा यूज्ड टू कलेक्ट इट। व्हेन आई कंपोज दे रोट इट डाउन। नाउ बोथ देयर हाउसेस हैव बीन लूटेड। तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था तो उसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हुई, घर लूटे गए। एंड लाइब्रेरीज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ वर डिस्ट्रॉयड। नाउ आई लॉन्ग टू सी माई ओन पोइट्री। गालिब साहब जो है लाइक उनके पास अपनी शायरी ही नहीं है खुद। फिर वो कहते हैं कि ए फ्यू डेज अगो ए फ़कीर हु हैड ए गुड वॉइस एंड इज़ ए फाइन सिंगर टू found a ghazal of mine somewhere and got it written down. When he showed me that piece of paper, believe me, I was weeping. I send you the ghazal verses, and as a reward for it, I want an answer to this letter. और वो जो गज़ल उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब की है, जो फ़कीर से उनको मिली और जो उन्होंने लिख के अपने दोस्त को भेजी, वो ये गज़ल है। या सो आई थिंक सच एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन। तो आइए इसको गज़ल को पूरा पढ़ते हैं पहले। कि दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। हम कहाँ किस्मत आजमाने जाएं, हम कहाँ किस्मत आजमाने जाएं, तू ही जब खंजर आजमा ना हुआ। कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुआ। है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यूं है कि हक अदा न हुआ। ज़ख्म गर दब गया लहू न थमा, काम गर रुक गया रवा न हुआ। रहज़नी है कि दिल सितानी है, लेके दिल सिता रवाना हुआ। रहज़नी है कि दिल सितानी है, लेके दिल सिता रवाना हुआ। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, आज गालिब गज़ल सरा न हुआ। तो इसका पहला शेर देखते हैं कि दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। तो पहली लाइन का मतलब यह है कि द पेन डिड नॉट बिकम इंडेटेड टू द मेडिसिन। या तो उसको गालिब साहब की इमेजरी में, इमेजिनेशन में, अगर दर्द को इलाज चाहिए तो उसको दवा की मिन्नतें करनी पड़ेंगी। एंड बेसिकली यू हैव टू गेट अ फेवर फ्रॉम द मेडिसिन टू गेट बेटर, टू रिलीव योर पेन। और दूसरी लाइन में कहते हैं मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। आई डिडंट बिकम वेल एंड इट वाज़न्ट बैड। या तो इससे दिस शेयर इज़ आई थिंक प्योर विट एंड वर्ड प्ले। और इन्होंने देखी अच्छा और बुरा जो है उसको कैसे इन्होंने इंटरप्ले उसको अंदर क्रिएट किया है। और शेर व शायरी में, गालिब साहब की शेर व शायरी में अक्सर जो चीज़ें हमको अपेरेंटली ऊपर से बुरी लगती हैं वो उनकी शेर व शायरी में अच्छी होती है। सो ही पुट्स ए पॉजिटिव ट्विस्ट ऑन नेगेटिव थिंग्स। अभी तक हम काफ़ी सारे शेरों में देख चुके हैं। तो इसका सीधा साधा मीनिंग तो ये है कि पेन एंड सफरिंग जो है वो हमारी जो है वो दवाई से क्योर नहीं हुई। लाइक द मेडिसिन डिड नॉट हेल्प रिलीव माई पेन। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। सो ही इज़ स्टिल इन एन इंटरेस्टिंग इंटेंस स्टेट ऑफ सफरिंग। तो पहली लाइन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इट्स द सेकेंड लाइन वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। तो वो कहते हैं कि मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। तो उनका कहने का मतलब ये है कि मैं अच्छा नहीं हुआ, आई डिड नॉट गेट वेल, बट ही ऑल्सो सेज कि ये कोई बुरी बात नहीं हुई। या तो क्योंकि दिस इज़ अनदर दिस शेयर इज़ ऑल्सो अगेन अबाउट हिज सेंस ऑफ रेडिकल इंडिपेंडेंस, कि उनको किसी की मिन्नत नहीं करनी है, उनको किसी से कोई ऑब्लिगेशन नहीं लेनी है। अगर दर्द के लिए दवा भी लेनी पड़ती है तो वो भी उनको मंजूर नहीं है। राइट, उसके अंदर भी वो फील करते हैं कि मैं किसी की ऑब्लिगेशन ले रहा हूँ। इस केस के अंदर जो दवा है, दवा इज़ डूइंग मी ए फेवर, आई डोंट वांट एनी फेवर्स फ्रॉम एनीबॉडी, आई डोंट वांट टू बी फील ऑब्लिगेटेड। तो इस केस में दवा ने उनकी दर्द को अच्छा नहीं किया,
वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ, दर्द तो सहना मुझे मंजूर है, लेकिन किसी का एहसान लेना मुझे मंजूर नहीं है, दवा का एहसान लेना जो है मुझे मंजूर नहीं है। तो मैं ना, अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, इट्स नॉट ए बैड थिंग, राइट। गालिब साहब की दुनिया में अगर उनका दर्द क्योर नहीं हुआ, नॉट ए बैड थिंग, या। तो ये आई थिंक इट्स ए ब्यूटिफुल शेर, and reinforces, the common theme in Ghalib Sahab's poetry, that it's in his world it's shameful to be indebted to anybody, right? Even if that debt is towards a medicine, उनको एक दवाई से भी फेवर नहीं लेना है। तो अगला शेर देखते हैं कि जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ, या। तो इसमें के अंदर लफ्ज़ तो कोई मुश्किल नहीं है। रकीब मीन्स राइवल्स इन लव, तमाशा इज़ ए स्पेक्टिकल, और गिला इज़ लाइक ए कंप्लेंट, राइट। तो वो कहते हैं जमा करते हो क्यों रकीबों को, कि तुम ये रकीबों को यहाँ क्यों जमा करते हो, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ, तो फिर ये तमाशा हो गया, ये कंप्लेंट नहीं हुई, है। तो इस केस के अंदर इंटरेस्टिंग बात सोचने वाली ये है कि कंप्लेंट कौन कर रहा है। जो चाहने वाला है वो कंप्लेंट कर सकता है, गालिब साहब कंप्लेंट कर सकते हैं, जो बिलवेड है वो भी कंप्लेंट कर सकता है, बट द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट इज़ कि जो आशिक है वो कंप्लेंट कर रहा है। तो सिचुएशन ऐसी लगती है कि आशिक जो है वो कंप्लेंट करना चाहता है, जो माशूक है उसने कहा अच्छा, क्योंकि ऐसा है कि अगर आपको किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को डिस्कस करना है, अगर आपको किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, तो आप 2-4 लोगों को गवाह के तौर पे इकट्ठा कर लेते हो, राइट, ताकि कोई गवाह बाद में ये वैलिडेट कर सके कि हाँ ये बात हुई थी यहाँ पे, राइट। तो इस केस में गालिब साहब ने जो अपने महबूब से कोई शिकायत करना चाहते थे, और महबूब ने 3-4 रकीबों को इकट्ठा कर लिया है, राइट। अब गालिब साहब कह रहे हैं ये तो तमाशा कर लिया तूने, ये तो गिला थोड़ी हुआ, राइट, आई डिड नॉट गेट ए चांस टू मेक ए कंप्लेन, तूने तो तमाशा क्रिएट कर लिया यहाँ पे। दैट्स गालिब साहब, दैट्स हाउ ही रिप्रोचेस द बिलवेड, राइट, कि तूने ये क्या तमाशा क्रिएट कर लिया यहाँ पे। गालिब साहब डजंट वांट कि उनकी कंप्लेन जो है, उनके दिल का हाल जो है वो रकीब सुने, या। और ऊपर से गालिब साहब और महबूब के बीच में जो गुफ्तगू हो रही है, उनको ये भी मंजूर नहीं कि कोई दूसरा और सुने, लेट अलोन जो दूसरे महबूब के चाहने वाले हैं। He doesn't want to reveal his secrets, and he also doesn't want to make a spectacle out of himself and his state either, right? तो फिर कहते हैं कि जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। अच्छा, अगला शेर देखें कि हम कहाँ किस्मत आजमाने जाएं, तू ही जब खंजर आजमाना हुआ। तो खंजर आजमाना का मतलब है टू टेस्ट योर डैगर, राइट, और इफेक्टिवली मीन्स टू किल समवन। तो कहते हैं कि हम कहाँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए जाएं, जब तू ही खंजर आजमाना हुआ, व्हेन यू डिडंट बिकम ए डैगर टेस्टर। डैगर टेस्टर मीन्स कि तूने हमको मारा नहीं, राइट। तो वो कहते हैं अब एक्सपेक्टेशन ये है कि गालिब साहब की एक्सपेक्टेशन बिलवेड से ये थी कि वो उनको मार देगा, राइट। अब मारने के कई इम्प्लीकेशंस होती हैं शायरी में। जो महबूब होता है उसकी एक निगाह से आशिक लोग मर जाते हैं, तो परहैप्स द इम्प्लीकेशन है इज़ कि उसने गालिब साहब को पूरी अटेंशन नहीं दी, राइट। तो बट इन ए फिज़िकल सेंस वो कहते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन तुझसे ये थी कि यू विल स्ले मी, कि यू विल किल मी, राइट। तूने अपने खंजर को नहीं आजमाया, तूने मुझे नहीं मारा, और जब तूने नहीं मुझे मारा तो मैं अब और कहाँ जाऊँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए, राइट। यू आर द परफेक्ट मर्डरर, राइट। तो और तेरा काम ही है ये अपने चाहने वालों को मारना। तो अब तू भी अगर ये काम नहीं करेगी तो मैं किसी और के पास अपनी किस्मत आजमाने क्यों जाऊँ, या कैसे जाऊँ, या। तो nobody else will fulfill my desire to be murdered, yeah. So I think it's a beautiful शेर। उनकी डेस्टिनी है अपने महबूब के हाथों मरना, महबूब ने नहीं मारा, तो वो कहते हैं ही इज़ कंप्लेनिंग कि हम कहाँ किस्मत आजमाने जाएं, तू ही जब खंजर आजमाना हुआ। Like he knew that his fate and his destiny or his kismat was to be slayed by the महबूब। Didn't happen, he is not happy about it। अच्छा, अगला शेर देखें कि कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुआ। शीरीन मीन्स स्वीट, तो कहते हैं कि और लब मीन्स लिप्स, तो कहते हैं हाउ स्वीट आर योर लिप्स, कि तेरे क्या कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब फॉर द राइवल। गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुआ। बेमज़ा होने का मतलब है डिवॉइड ऑफ रैलिश और प्लेजर, राइट। वो कहते हैं रकीब जो है उसको तूने इतनी गालियाँ भी दी लेकिन वो फिर भी बेमज़ा ना हुआ, राइट। ही वॉजंट डिवॉइड ऑफ प्लेजर, राइट। वो फिर भी खुश रहा वो,
या। और क्यों खुश रहा? इतने शीरीं हैं तेरे लब कि तेरे जो होठ है वो इतने मीठे हैं कि उनके अंदर से निकलने वाली गालियाँ जो हैं वो भी रकीबों को और चाहने वालों को, क्योंकि रकीब जो है वो भी महबूब का ही चाहने वाला ही है, उन सब चाहने वालों को महबूब की गालियाँ भी अच्छी लगती हैं, राइट। तो यही इसका मतलब है, इम्प्लीकेशन इसकी, तेरे मुंह से सब लोग गालियाँ खा के भी खुश हैं क्योंकि तेरे इतनी मिठास है तेरे होठों पे, या तो इतनी खूबसूरत है, इतनी मिठास है तेरे होठों पे कि तेरे मुंह से निकलने वाली गालियाँ भी हमारे सर आँखों पर। कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुआ, राइट। अब वो टोटल 100% रकीब की परवाह तो नहीं कर रहे होंगे इस केस के अंदर। आई थिंक देयर इज़ अ सटल एक्सपेक्टेशन ऑलवेज कि उनका भी नंबर आएगा, उनको भी शायद ये ब्लेसिंग मिलेगी महबूब की गालियाँ खाने की, या। और बट द ओवरऑल सिचुएशन इज़ दैट हर लिप्स आर टू स्वीट। अच्छा, अगला शेर देखें कि है खबर गर्म उनके आने की, है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरियाना हुआ, या। तो किसी चीज़ की खबर गर्म होना मीन्स द न्यूज़ इज़ फ्रेश, न्यूज़ इज़ हॉट, बात फैली हुई है कि वो आएंगे आज, या। बोरिया का मतलब होता है रीड मैट, राइट। वो जो एक कोई घिसा पिटा सा कोई जिसके ऊपर कोई गरीब आदमी सोता है, उस तरह का कोई मैट सोने वाला, या। तो हमारे यहाँ पे बोरी जो जिसके वो जो एक सैक होता है जूट से बना हुआ, जिसके अंदर सीमेंट और दूसरी चीज़ें भरी जाती है, उसको बोरी कहते हैं। तो उससे मिलता जुलता कुछ समझ लिए कि जो इट्स नॉट ए लग्जूरियस मैट एट ऑल, राइट, वो है बोरिया। तो कहते हैं आज उसके घर में आने की एक्सपेक्टेशन है, न्यूज़ फैली, खबर फैली हुई है कि महबूब हमारे घर आएगा और आज ही हमारे घर में बोरिया ना हुआ, राइट। तो उसको सुलाने के लिए, उसको बिठाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जो मैट था, जो हमारे गरीब का, मेरे गरीब का जो वो बोरिया था, वही आज हमारे घर में नहीं है। कहाँ गया है वो बोरिया, पता नहीं, राइट। ऐसा हो सकता है कि वो इतने गरीब हो चुके हैं कि बोरिया उनके पास है ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है, महबूब के लिए क्या है, कहाँ से होगा। दूसरी इम्प्लीकेशन ये है कि अब वो बोरिया क्यों है उनके घर में, बिकॉज ही इज़ पुअर, राइट। हिज लाइफ इज़ इन अ बैड स्टेट, सो ही इज़ नथिंग more luxurious to offer the beloved to sit on. और दूसरा, लेकिन फिर अब मतलब इनोसेंट आशिक हैं, जो भी उनसे बन पाया वो महबूब को ऑफ़र करना चाहते हैं बैठाने के लिए, लेकिन इस केस के अंदर इतनी बुरी सिचुएशन आ गई है कि उनके पास बोरिया भी नहीं है आज की डेट में, लाइक सच ए बेसिक आइटम ऑफ फर्नीचर ही डजंट हैव। और अब वो इतने गरीब क्यों हो गए हैं, ये तो गालिब साहब की ज़िंदगी की हिस्ट्री हमारे सामने है ही। बट ओवरऑल उनकी ज़िंदगी ख़राब निकली है, बहुत गुर्बत की हालत है। और तीसरी बात यह है कि क्या सच में महबूब आ जाएगा? कभी आता नहीं है वो, राइट। लेकिन इस केस के अंदर जो नाइव आशिक है वो पागल हुआ जा रहा है कि किसी ने उसको बोल दिया कि महबूब उसके घर आने वाला है। क्या सच में महबूब आएगा? प्रॉब्ली नॉट, राइट। बट नेवरदलेस द लवर इज़ इन अ स्टेट ऑफ एंग्जाइटी कि महबूब को प्रॉपरली रिसीव करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। And of course it reflects the poor state of his own life, the poverty he's living in. है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। अच्छा, अगला शेर देखें कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। तो नमरूद इज़ ए कैरेक्टर, a king in biblical and Islamic traditions. So he was a very powerful king, but apparently he had a dispute with Abraham about the true God, right? In some senses, he started to consider himself a God, which was a falsehood, right? He was not a real God. So he was very arrogant, made claims to divinity. तो वो false खुदाई थी, या खुदाई इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग खुदा, स्टेट ऑफ बीइंग गॉड, या। तो इस केस के अंदर वो दूसरी लाइन से शुरू करते हैं, बंदगी मीन सर्विट्यूड, किसी की सेवा करना, किसी की पूजा करना। वो कहते हैं बंदगी में मेरा भला ना हुआ, कि ये जो मैंने बंदगी की अपनी ज़िंदगी भर, उसके अंदर मेरा भला ना हुआ। और पहली लाइन में वो क्वेश्चन करते हैं कि वाई, ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी, कि मैं जिसकी पूजा कर रहा था दैट वाज ए फॉल्स गॉड, या। तो मैं सारी ज़िंदगी क्या किसी फॉल्स गॉड की वो करता रहा, पूजा करता रहा, क्या इस वजह से मेरा भला तो नहीं हुआ? अनदर वे अराउंड, कि मेरा भला हुआ नहीं इस बंदगी से। तो ऐसा हो सकता है
शायद मैं किसी फॉल्स गॉड की पूजा कर रहा था। अब वो फॉल्स गॉड कौन है? मोस्ट लाइकली कैंडिडेट इज़ महबूब हिमसेल्फ, राइट? कि वो एक ऐसे महबूब, बेवफा महबूब की बंदगी कर रहे थे जिससे उनको कुछ नहीं मिलना था, या और and so now he's questioning, is this the divinity of the false divinity of नमरूद? तो कोई उनको उनकी बंदगी का कोई सिला नहीं मिला है, राइट? अदर एस्पेक्ट इज़ कि वो खुदा की तरफ ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो सच्चे खुदा की ही पूजा कर रहे हो, बंदगी कर रहे हो, लेकिन उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, कोई भला नहीं हुआ उनका, तो अब उस खुदा की तरफ ही उंगली कर रहे हैं वो कि हे खुदा, क्या तो फॉल्स, कोई झूठा खुदा तो नहीं है, कि ये खुदा नमरूद की खुदाई तो नहीं है, क्योंकि मेरे को तो कोई सिला नहीं मिल रहा, मेरा तो कोई भला नहीं हो रहा। तो वो खुदा की तरफ भी उंगली उठाने का राइट जो है, ही रिजर्व्स दैट राइट, गालिब साहब, ही हैज़ दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा जी, अब अगला शेर देखेंगे, बहुत खूबसूरत शेर है कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूँ है कि हक अदा ना हुआ। तो जो सेकंड लाइन में पहला लफ्ज़ हक यूज़ किया गया उसका मतलब है ट्रूथ, राइट? और दूसरा हक जो है दैट्स ए क्लेम और ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब किसका हक है? इट्स पहली लाइन इंडिकेट करती है दैट्स गॉड्स क्लेम और ट्रस्ट इन ह्यूमन बींग्स। एंड इसके इट कुड हैव मल्टीपल मीनिंग्स, बट इसका ओवरऑल मीनिंग ये है कि जान दी हुई उसी की थी, कि हमने खुदा को अपनी जान दे दी, वी सैक्रिफाइस्ड आवर सेल्फ फॉर द गॉड। बट ये तो उसी की दी हुई जान थी, तो हमने उसके ऊपर अपनी जान कुर्बान करके कोई बड़ा काम तो नहीं किया, राइट? तो कहते हैं कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, राइट? कि जो खुदा का जो हक था, राइट, द क्लेम दैट गॉड हैड, इट वाजंट सेटिस्फाइड, क्योंकि आपने अगर किसी की चीज़ उसको वापस लौटा दी तो आपने उसको कोई फेवर तो नहीं किया ना, आपने कोई हक अदा नहीं किया, कोई क्लेम सेटिस्फाई नहीं किया, या तो दैट्स द सेंस इन विच दिस शेयर इज रिटन, कि कोई वी हैवंट परफॉर्म्ड एनी सफिशिएंट वर्दी सर्विस टुवर्ड्स गॉड, आई जस्ट सैक्रिफाइस्ड माई ओन लाइफ एंड दैट वाजंट इनफ। कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया मैंने खुदा के लिए। एंड और दूसरा इसका इम्प्लीकेशन ये है, एक तो ये है कि वो बेसिकली ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज ऑन फेलियर इन लाइफ, कि मैंने ये अपनी जान ही गंवाई है सारी ज़िंदगी, कोई बहुत बड़ा अच्छा काम तो नहीं किया, तो मैंने ये खुदा के सर पे क्या एहसान किया है। और दूसरा इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जान दी हुई उसी की थी, कि खुदा की जान दी हुई थी, वो ही कंट्रोल करता था उस जान को और उसने वापस ले ली, या तो क्या खुदा ने तुम्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना पूरा इख्तियार तुम्हारी जान के ऊपर दिया था ज़िंदगी के अंदर? ये इसके अंदर से एक सवाल उठता है। गॉड रिटेन्ड द ओनरशिप ओवर यू एंड योर लाइफ द एंटायर टाइम, so you were not really an independent human being, yeah, you were helpless in some way. The God could have just taken back your life anytime he wanted, right? तो वो उस सिचुएशन की तरफ ही एक इशारा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ अगेन, फ्रैंक प्रिचेट हैज़ डन ए ग्रेट जॉब। उन्होंने गालिब साहब के एक लेटर की इंग्लिश ट्रांसलेशन दी थी, वो ये लेटर 1862 में लिखा गया। उसके अंदर वो कहते हैं कि वी हियर दैट इन नवंबर द महाराजा विल बी ग्रांटेड द अथॉरिटी, indeed it will be given, but that authority will be of the kind that the Lord has granted to its creatures. He has kept all the power in his own hands and caused human beings to be blamed or disgraced. तो इस शेर को उन्होंने इस लेटर में यूज़ किया है। सो दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट, राइट? वो खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जान दी हुई उसी की थी, या तो खुदा की दी हुई जान दी है, वो उसने हमें नाम के लिए हमारी जान बख्शी है, राइट? He still retains the complete control over of life. He hasn't given us any authority. We are completely helpless in face of God. और दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। एंड तो दूसरी इम्प्लीकेशन उसकी ये निकलती है कि वो कहते हैं कि कोई हमने खुदा के सर पे एहसान नहीं किया, उसका कोई क्लेम, उसका हक जो है वो कोई सेटिस्फाई नहीं किया हमने। सच्ची बात तो ये है, राइट? जान ही थी उसी की दी हुई थी, उसने ले ली वापस, या उसको हमने दे दी। So what's the big deal? We didn't do any favors to him. अच्छा, अगला शेर देखें कि ज़ख्म अगर दब गया लहू ना थमा, काम अगर रुक गया रवाना हुआ। तो इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि ये रवा ना हुआ, विच मीन्स
इट डिडंट फ्लो, राइट। और कुछ लोग कहते हैं रवाना हुआ। रवाना इज़ टू फ्लो, इज़ टू मूव, इज़ टू स्टार्ट ए जर्नी। तो अगर जिस तरह से आप इसको रवाना को बढ़ते हैं, उससे इसका मतलब शेर का थोड़ा चेंज हो जाता है। तो पहली लाइन कहती है कि ज़ख्म अगर दब गया लहू न थमा, काम गर रुक गया रवाना हुआ। इट्स डबल नेगेटिव सिचुएशन। तो आप ज़ख्म को दबाते हो अगर, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका खून जो बह रहा है वो रुक जाएगा। वो कहते हैं ज़ख्म अगर दब गया लहू ना थमा, तो मैंने दबा के देख लिया, अपनी ज़ख्म नहीं रुका खून मेरा। और काम गर रुक गया रवाना हुआ, और जो मेरे काम रुक गए वो भी फिर दोबारा चालू नहीं हुए, चले नहीं, राइट। सो इट्स डबल नेगेटिव सिचुएशन, मिजरेबल सिचुएशन, कि ना मेरे ज़ख्मों का खून रुकता है, ना मेरे काम जो हैं वो रवा होते हैं, चाहे मैं जितनी मर्जी एफर्ट कर लूँ, जितना मर्जी एफर्ट कर लूँ। अच्छा, तो दूसरा अगर रवाना का मीनिंग देखते हैं, तो उस केस के अंदर ये है कि ज़ख्म उन्होंने जो खून जो बहना है, दैट कुड बिकम ए पॉजिटिव सिनेरियो, राइट। पेन एंड सफरिंग इश्क मोहब्बत में जो है उसको गालिब साहब पॉजिटिव ही समझते हैं, मोर और लेस। तो कहते हैं मैंने ज़ख्म दबाने की कोशिश मैंने की या किसी ने की, खून नहीं रुका, या अच्छी बात है ये। जिस तरह काम गर रुक गया रवाना हुआ, कि काम एक बार जब मेरा रुक जाए तो फिर रवाना हो जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसके अंदर अगर आप मेरे ज़ख्म को दबाओ, थोड़ी देर के लिए ब्लड रुकेगा, फिर से बहना शुरू हो जाएगा। तो बोथ आर पॉजिटिव सिनेरियोज, माई वर्क इज़ फ्लोइंग, माई ब्लड इज़ फ्लोइंग। दिस इज़ एन अमेजिंग सिचुएशन इन गालिब साहब शेर व शायरी। तो no well-meaning friends, Ghalib Saab himself could not get that blood to stop, and that is a good thing. Pain and suffering is a good thing. अच्छा, अगला शेर देखें कि रहज़नी है कि दिल सितानी है, लेके दिल सिता रवाना हुआ। तो सिता का मतलब है टू स्टील, कैरी अवे समथिंग। तो कहते हैं कि रहज़नी होती है लाइक हाईवे रॉबरी, कोई डकैती करना। तो कहते हैं कि ये रहज़नी है कि दिल सितानी है, लाइक इज़ दिस हाईवे रॉबरी और इज़ दिस थेफ्ट ऑफ द हार्ट, या कि लेके दिल सिता रवाना हुआ, कि जो ये हमारा महबूब है ये डाकू है कि दिल को चुराने वाला है ये, राइट। क्यों? अब ये डाकू लोग जो हैं वो हाईवे पे आपको लूट के सामान लेके भाग जाते हैं वो, राइट। जो आपका दिल चुराता है, ही इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दैट, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू लव यू बैक, स्टे देयर, लाइक केयर फॉर यू। तो वो कहते हैं हमारा महबूब जो है उसने हमारा दिल चुराया और वो यहाँ से भाग गया, रवाना हो गया यहाँ से, राइट। तो फिर ये हाईवे रॉबरी हुई कि दिल की चोरी हुई, राइट, कि इश्क प्यार मोहब्बत हुआ। रहज़नी है कि दिल सितानी है, लेकिन इट्स ए रिटोरिकल क्वेश्चन, ऑब्वियसली द महबूब इज़ नेवर काइंड ऑन हिज लवर्स। तो रहज़नी है कि दिल सितानी है, लेके दिल सिता रवाना हुआ। शी इज़ टॉर्मेंटिंग मी, राइट। So what is this? Is this highway robbery? And she just stole my heart and ran away with it, and now she's tormenting me. अच्छा, ये आखिरी शेर देखिए कि कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, आज गालिब गज़ल सराना हुआ। तो गज़ल सरा का मतलब होता है गज़ल रिसाइटिंग और सिंगिंग, somebody in the state of reciting गज़ल। तो कहते हैं कि लोग मेरे को कहते हैं कि लोग कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, कि पीपल आर टेलिंग मी कि प्लीज़ आप कुछ पढ़िए, राइट, कोई शेर व शायरी पढ़िए। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, डू रिसाइट समथिंग फॉर पीपल से, अदरवाइज पीपल आर सेइंग, व्हाट आर पीपल सेइंग, आज गालिब गज़ल सराहना हुआ। टुडे गालिब डिड नॉट बिकम ए गज़ल रिसाइटर, टुडे ही हैज़न्ट रिसाइटेड एनी गज़ल्स। तो इसके अंदर 2-3 एंगल हैं। एक तो ये है कि ऐसा कि वो उन्होंने अभी तक शायरी पढ़ी नहीं है आज महफिल में, जहाँ पे भी वो हैं। तो ही बीइंग ए प्रोफेशनल पोइट, आई थिंक वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी ड्यूटी है, ही रिमाइंड्स हिमसेल्फ, राइट, और पीपल आर रिमाइंडिंग हिम कि तेरी तू शायर है, तेरी ड्यूटी है शेर व शायरी लिखना, शेर व शायरी पढ़ना, राइट। तो तेरा दिल अगर नहीं भी कर रहा पढ़ने का, यू आर ऑब्लिगेटेड, यू शुड रीड समथिंग। लोग कहते हैं कि गालिब गज़ल सराहना हुआ, नहीं तो तेरे ऊपर तोहमत आएगी ये कि ये शायर है और इसने शायरी नहीं पढ़ी, राइट। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू डू योर ड्यूटी, वेदर यू enjoy it or not, whether you like it or not, yeah. दूसरा इसका एंगल ये हो सकता है कि देखिए लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, मैं इतना अच्छा शायर हूँ, जैसे मुशायरों में आपने देखा होगा, कुछ शायरों को लोग को 1-2 शेर पढ़ के चले जाते हैं, लोग उनको वापस बुलाते हैं, या किसी ने ना पढ़ा हो तो लोग कहते हैं सर आप पढ़िए।
तो लोग उनको पसंद करते हैं। तो गालिब साहब अपनी तारीफ़ भी कर रहे हो सकते हैं कि देखिए आज मैंने गज़ल नहीं पढ़ी तो लोग सब कहते हैं कि आज गालिब गज़ल सराहना हुआ कि उसने पढ़ा नहीं कुछ भाई आज, और बोल रहे हैं मुझे पढ़ने के लिए। फ्रैन प्रिचर्ड की साइड पे जो इंटरप्रिटेशंस थी उसके अंदर एक ये भी इंटरप्रिटेशन थी कि कहते हैं कि मुशायरे जो होते हैं उसका एक सेट पैटर्न होता है गज़ल्स का। तो एंड गालिब साहब recited a ghazal, may have recited a ghazal that did not fit in the pattern, yeah, एंड उनके पास लेकिन कोई और गज़ल नहीं थी, तो लेकिन लोग कह रहे थे कि आप कुछ पढ़िए, तो फिर मैंने पढ़ दी जो भी था मेरे पास, राइट। द ओनली रीज़न आई broke the pattern is because people asked me to read something and I didn't have anything else besides that particular ghazal. ओवरऑल आई थिंक इसका सीन दो मीनिंग जो अच्छे वो हैं वो ये हैं कि लोग चाहते हैं गालिब साहब पढ़ें, वो ये जताना चाहते हैं, पसंद करते हैं लोग उनको। और दूसरा ये कि आपका काम है, आपकी ड्यूटी है शायरी पढ़ना, तो आपको पढ़नी पड़ेगी whether you feel like reading poetry that particular day or not. Like you are a performer, you have to perform. कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराहना हुआ। You can see a lot of situations where this can be applied in real life also. तो ये थी जी पूरी गज़ल। I hope you enjoyed it. Thank you.